जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग पुनः उपस्थित हुए हैं अपने सेशन को आगे बढ़ाने के लिए। तो आज हम लोग या पूरे भारतवर्ष या हमारे जो पूरे बिहार वासी है एक होली के रंगमंच में अपने आप को जो है कि अभी उस प्रकार से एंजॉय कर रहे हैं या अपने परिवार में जो भी हमारे दोस्त होंगे एक बहुत ही सर्वसम्मति से या कह सकते हैं कि बहुत प्रकार के एंजॉय से अपने परिवार के साथ अपने माँ पिता अपने भाई बहन के साथ आप लोग जो है कि बहुत अच्छी तरीका से इस होली को मना रहे होंगे। लेकिन जो वैसे छात्र जो कि अभी दिन ब दिन पढ़ रहे हैं और उनको आगे जो है कि किसी प्रकार का अगर कोई टेंशन हो रहा होगा आगे की अपने लाइफ में कि जो है कि अपने जिंदगी में अगर सफलता नहीं मिलेगा तो क्या होगा, तो आप लोग को बता दे कि आप लोग जो है कि एक साल जो है कि अपना जी जान लगा के आप मेहनत कीजिए मेरे साथ, आप लोग को कहीं कोई टेंशन नहीं आएगा। और आज अगर कोई होली देखते हैं जो एक बेरोजगार आदमी रहता है जो एक बेरोजगार छात्र रहता है उनके जिंदगी में कुछ नहीं होता है जब तक कि वो सफलता नहीं मिल जाए उन्हें तब तक कहीं कोई प्रकार का उनमें होली और कोई दशहरा नहीं होता है। लेकिन आज जो है कि हम लोग आप जिस प्रकार से कमेंट कर रहे थे, बहुत सारे छात्र कमेंट कर रहे थे कि जिस दिन से आप वीडियो डालना बंद किए हैं उस दिन से पढ़ाई का कोई मतलब ही नहीं रह गया है और मन ही नहीं लग रहा है पढ़ाई में। तो आप लोग को के कमेंट पर या आप लोग के या फिर पहले भी हम बताए थे कि आपको 24 और 25 को वीडियो प्राप्त हो जाएगा। तो उसी वीडियो अपने बात को आगे बढ़ाते हुए जो है कि हम लोग आज उपस्थित हुए हैं अपने घर पर और यहां से आप लोग को वीडियो की प्राप्ति हो रही है। तो आपको जो है कि लगभग 3-4 दिन या 5 दिन आप लोग को जो है कि बिना सिलेबस का वीडियो मिलेगा और वो आपको मिक्सअप मिलेगा, सभी विषय का मिला जुला के मिलेगा। तो आप लोग लगातार बने रहिएगा और आपको प्रतिदिन वीडियो की प्राप्ति हो जाएगी। आप लोग रिवीजन के तौर पर भी इस वीडियो को देख सकते हैं और आगे बहुत सारा जैसे अभी लोकसभा चुनाव खत्म होगा, लोकसभा के चुनाव के जस्ट बाद जो है कि आपका बहुत सारा रेलवे के अंतर्गत और बिहार के अंतर्गत और फिर बहुत सारा सेंट्रल आरपीएफ वगैरह बहुत सारा वैकेंसी जो है कि क्लियर होने वाला है। तो आप लोग लगातार अपने मेहनत को दिन ब दिन जो है कि एक नया रूप दीजिए और अंतिम रूप से एग्जाम को फोड़ने का जो है कि आप लोग अपने आप में दम लाइए। तो चलिए बिना कोई देरी किए हुए हम लोग शुरुआत करते हैं आज मिक्स क्वेश्चन से। तो मिक्स क्वेश्चन में हम लोग आज आप लोगों के लिए आज का पहला सवाल ला रहे हैं। तो आप लोग को बताना है कि भारत के राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों के में जो है कि चर्चा में भाग नहीं ले सकते हैं क्योंकि आप लोग को पता है कि अनुच्छेद 108 के तहत भारत के राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन को बुलाते हैं लेकिन उसकी अध्यक्षता नहीं करते हैं। तो आप लोग को पता है कि अनुच्छेद 108 के तहत भारत के अंदर में राष्ट्रपति लोकसभा के अध्यक्ष को यह न्योता देता है कि हम दोनों को बुला दिए, आप इसका अध्यक्षता कर दीजिए। यानी दो चीज याद रखिएगा, भारत के अंदर में राष्ट्रपति जो है कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों को जो है कि बुलाने का काम करती है। लेकिन उसके बाद याद करा दे आप लोगों की दोनों के बीच जो संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है वह लोकसभा अध्यक्ष करता है। और आप लोग को बता दे कि भारत के अंदर में जो पहले लोकसभा अध्यक्ष थे वो जीवी मौलंकर थे। और आप लोग को बता दे कि वर्तमान समय में जो भारत के जो लोकसभा अध्यक्ष है वह लोकसभा अध्यक्ष है ओम बिरला। कौन है? ओम बिरला। और भारत के अंदर में पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष जो बनी थी वह मीरा कुमार बनी थी। कौन बनी थी? मीरा कुमार बनी थी। और आप लोग को बता दे कि अभी जो वर्तमान समय में जो 2024 में जो लोकसभा चुनाव होने वाला है, यह 18वां नंबर का लोकसभा चुनाव होने वाला है। और भारत के अंदर में पहला जो आम चुनाव हुआ था वह 1951-52 में हुआ था। आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि भारत के अंदर में जो राष्ट्रपति होते हैं उसका मासिक वेतन कितना होता है। तो भारत के अंदर में राष्ट्रपति जो होते हैं उसका मासिक वेतन 5 लाख होता है। कितना होता है? 5 लाख होता है मासिक वेतन। और आप लोग को बता दें कि भारत के अंदर में जो महान्यायवादी होते हैं जो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं उनका मासिक वेतन जो होता है वह आपका 2,50,000। कितना होता है? 2,50,000। और वर्तमान समय में भारत के जो महान्यायवादी है वह आर वेंकट रमनी है। आर वेंकट रमनी है, याद रखिएगा। यह 16वें नंबर के भारत के महान्यायवादी हैं। और आप लोग को बता दें कि भारत के अंदर में जो महान्यायवादी होते हैं वह भारत सरकार का सरकारी वकील होते हैं। और आप लोग को बता दें कि भारत के अंदर में महान्यायवादी बनने का जो वो क्राइटेरिया होता है वह आपका जो है कि भारत के अंदर में जो सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीश होते हैं उनके बराबर होता है। तो आप लोग जो है कि याद रखने का प्रयास कीजिएगा। अब आपको जो है कि राष्ट्रपति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद बता देते हैं जो बार बार एग्जाम में आता है। तो सबसे पहले भारत के अंदर में जो राष्ट्रपति होते हैं
सबसे पहले जो भारत के अंदर में राष्ट्रपति होते हैं वह भारत के प्रथम नागरिक कहलाते हैं, क्योंकि भारत के अंदर में राष्ट्रपति ही एक ऐसा पद है कि जिनके बिना एक दिन भी भारत का चलना जो है कि मुश्किल हो जाता है। जैसे आपके घर परिवार में अगर आपके माता पिताजी या आपके पिताजी नहीं रहते हैं कि एक दिन के लिए अगर कहीं बाहर चल जाते हैं तो कोई भी डिसीजन लेने में घर में प्रॉब्लम आता है। तो उसी प्रकार से भारत के अंदर में राष्ट्रपति है, अगर राष्ट्रपति देश में नहीं रहेगा, अगर उसका पद खाली रहेगा तो कोई भी डिसीजन या कोई भी काम करवाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो उसी प्रकार से अनुच्छेद 52 कहता है कि भारत के अंदर में एक राष्ट्रपति होगा, अनुच्छेद 52 कहता है। और अनुच्छेद 53 कहता है कि भारत के अंदर में जो राष्ट्रपति होंगे वह जो है कि कार्यपालिका शक्ति का प्रमुख होंगे, कार्यपालिका शक्ति का प्रमुख होंगे। अनुच्छेद 53 का फर्स्ट और अनुच्छेद 53 का सेकंड। अनुच्छेद 53 का फर्स्ट कहता है कि भारत के अंदर में जो राष्ट्रपति होंगे वह अपने कार्य जो है कि स्वयं करेंगे या अपने अधीनस्थ पदाधिकारी से करवाएंगे। और अनुच्छेद 53 का सेकंड कहता है, अनुच्छेद 53 का सेकंड कहता है कि भारत के अंदर में अरे साइड में हिला ही होगा सर बार-बार, ठीक है। तो आप लोग को बता दें कि अनुच्छेद 53 जो है वह भारत के अंदर में कार्यपालिका शक्ति का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। और अनुच्छेद 53 का फर्स्ट कहता है कि भारत के अंदर में जो राष्ट्रपति होते हैं वह अपना काम खुद करवाते हैं या अपने अधीनस्थ पदाधिकारी से करवाते हैं। और अनुच्छेद 53 का सेकंड कहता है कि भारत के अंदर में जो तीनों सेना होता है, आप लोग जानते हैं एगो थल सेना होता है, एगो नौ सेना होता है, एगो वायु सेना होता है। इन तीनों सेना का जो प्रमुख होता है वह आपका राष्ट्रपति होता है, याद रखने का प्रयास कीजिएगा। और इसी हैसियत के साथ भारत के अंदर में राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि भारत जो है कि पाकिस्तान पे हमला करवा सकता है या चीन पे हमला करवा सकता है, या अगर युद्ध चल रहा है दो देश के बीच तो उसको शांत भी करवा सकता है भारत अपने अनुच्छेद 53 के सेकंड के शक्ति के तहत। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताते हैं अनुच्छेद 54। अनुच्छेद 54 भारत के अंदर में जो कि आपका निर्वाचन मंडल की जो व्यवस्था किया गया है, निर्वाचक मंडल की व्यवस्था अनुच्छेद 54 में किया गया है। लेकिन भारत के अंदर में जो निर्वाचक मंडल है उसमें से राष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल 54 में है, और भारत के अंदर में राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कुल 3 प्रकार के लोग शामिल होते हैं, जिसमें से कि लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और जितने भी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं उसके विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। तो आप लोग को याद रखना है कि भारत के अंदर में राष्ट्रपति को चुनने के लिए निर्वाचक मंडल में 3 प्रकार के लोग शामिल होते हैं। और आप लोग को बता दें कि इनको महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा जब हटाते हैं तो उसमें ये तीनों प्रक्रिया में शामिल नहीं होते हैं, उसमें सिर्फ 2 प्रकृति के लोग शामिल होते हैं, एक होते हैं लोकसभा के सदस्य, एक होते हैं आपके राज्यसभा के सदस्य। इसीलिए कहा जाता है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग लगना एक प्रकार की अर्धन्यायिक प्रक्रिया है, आप लोग याद रखिएगा। अनुच्छेद 55 कहता है कि भारत के अंदर में राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति, राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति जो है अनुच्छेद 55 में है। और आप लोग को बता दें कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति का मतलब हो गया कि हम उसका चुनाव कैसे करेंगे। जैसे अभी आप लोग को पता है कि अभी लोकसभा चुनाव होने वाला है, जैसे कि अभी आचार संहिता भी पूरे भारतवर्ष में लागू किया जा चुका है। तो आप लोग को बता दें कि भारत के अंदर में जब लोकसभा चुनाव होने वाला या प्रत्यक्ष चुनाव होगा, इसमें आम जनता जाके डायरेक्ट वोट करेगा और वहां से जो है कि संसद का चुनाव करके प्रधानमंत्री के रूप में निर्माण करेगा। लेकिन जब आप राष्ट्रपति का चुनाव पद्धति को देखते हैं, चुनाव रीति को देखते हैं, तब आपको पता चलेगा कि उसमें आम जनता भाग नहीं लेती है, उसमें आम जनता भाग नहीं लेती है। तो भाई इसमें कौन लेता है भाग? तो आप लोग को बता दें कि राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष तरीका से होता है। अगर आम आदमी डायरेक्ट जाके किसी व्यक्ति को चुन रहा है तो समझना है कि प्रत्यक्ष हम चुनाव कर रहे हैं, यानी डायरेक्ट चुनाव कर रहे हैं। लेकिन वहीं हम जिसको चुन के भेजे हैं वो जाके फिर राष्ट्रपति का चुनाव करेगा, तब समझेंगे कि उसका चुनाव अप्रत्यक्ष तरीका से है, इनडायरेक्ट इलेक्शन है। लेकिन अगर अभी पूछेगा कि लोकसभा का चुनाव जो होने वाला है क्या ये प्रत्यक्ष है कि अप्रत्यक्ष है, बोलेगा प्रत्यक्ष, क्योंकि इसमें आम जनता जाके डायरेक्ट उसमें हिस्सा लेता है, इसका मतलब प्रत्यक्ष हो गया। और जैसे राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो आम आदमी को पता भी नहीं चलता है कि हम चुनाव कब की दिए हैं नहीं दिए हैं, और वहां जाके जो है कि राष्ट्रपति बन जाता है। इसका मतलब राष्ट्रपति का चुनाव रहे, उपराष्ट्रपति का चुनाव रहे, आपका जो है कि राज्यसभा का चुनाव रहे, आपका उपराष्ट्रपति का चुनाव रहे, आपका राज्यपाल का चुनाव रहे, ये सब अप्रत्यक्ष तरीका से होता है। और प्रधानमंत्री का चुनाव, आपका उसके बाद लोकसभा का चुनाव,
उसके बाद विधानसभा का चुनाव, और फिर गांव सब में जो मुखिया सब का चुनाव होता है, ये भी प्रत्यक्ष चुनाव है। कौन सा चुनाव है? प्रत्यक्ष चुनाव। तो आप लोग को याद रखना है, प्रत्यक्ष चुनाव डायरेक्ट होता है और प्रत्यक्ष चुनाव जो है कि इनडायरेक्ट होता है, यानी उसमें आम जनता भाग नहीं लेती है। तो उसी प्रकार से अनुच्छेद 55 है कि भारत के अंदर में जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है वह अप्रत्यक्ष प्रणाली के तहत आपका एकल संक्रमण या मत पद्धति के तहत होता है। उसके बाद अनुच्छेद 56 जो है कि भारत के अंदर में राष्ट्रपति के कार्यकाल संबंधी प्रावधान है। किसका संबंधी प्रावधान है? कार्यकाल संबंधी प्रावधान है। उसके बाद आपका अनुच्छेद कार्यकाल, आप लोग को बता दे, किसी भी व्यक्ति जब भारत में चुनाव जीतकर या जैसे भी अपने पद पर बैठता है तो समझना है कि उसका कार्यकाल शुरू उस दिन से होता है जिस दिन वह सबके सामने जाके शपथ लेता है। क्या लेता है? शपथ लेता है कि हम जो भी काम करेंगे वो भारत के हित में करेंगे, कोई गलत कदम नहीं उठाएंगे। यानी इस प्रकार से जब वो शपथ लेके जिस दिन, मान लीजिए कि आज 25 तारीख या 24 तारीख है, अगर आज 24 तारीख के दिन वह शपथ ले रहा है तो मेरा कार्यकाल आज से 5 वर्ष के लिए शुरू हो जाएगा। यानी आज 24 मार्च 2024 अगर है तो 24 मार्च 2029 तक ही मेरा कार्यकाल रहेगा। यानी कि राष्ट्रपति का कार्यकाल सामान्यतः कितना वर्ष का? 5 वर्ष का। कितना वर्ष का? और इसका उल्लेख जो है अनुच्छेद 56 में है। उसके बाद अनुच्छेद 57 में जो है कि कोई भी व्यक्ति चाहे जितनी बार जो है कि वह राष्ट्रपति का पद ले सकता है या ग्रहण कर सकता है, अर्थात राष्ट्रपति का पुनर्नियुक्ति यानी एक राष्ट्रपति चाहे जितनी बार जो है कि राष्ट्रपति का पद ग्रहण कर सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और आप लोग को पता है कि भारत के अंदर में पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के अंदर में पहले राष्ट्रपति बनते हैं। इनका संबंध बिहार के जीरादेई गांव से था और इनका जन्म 1884 में हुआ था। और इन्होंने एक बहुत फेमस पुस्तक का रचना किया जिसका नाम है इंडिया डिवाइडेड। क्या नाम है? इंडिया डिवाइडेड। और आप लोग को बता दें कि आगे चलकर इन्होंने भारत के अंदर में 2 बार राष्ट्रपति का चुनाव जीते हैं। लगभग सबसे लंबा कार्यकाल अगर पूछे किस राष्ट्रपति का रहा है तो याद रखना है राजेंद्र प्रसाद। किसका याद रखना है? राजेंद्र प्रसाद का याद रखना है। ऐसे अगर देखते हैं तो भारत के अंदर में आपका 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई थी। और उसी दिन संविधान सभा के द्वारा सर्वसम्मति से आपका राष्ट्रपति के रूप में राजेंद्र प्रसाद को जो है कि बैठाया गया, लेकिन सर्वसम्मति से, उसमें चुनाव नहीं हुआ था। भारत के अंदर में पहली बार राष्ट्रपति का चुनाव 1952 में हुआ। 1952 भारत के अंदर में राष्ट्रपति का विधिवत चुनाव पहली बार 1952 में हुआ था। और उसके तहत जो है कि वह जीत के 52 से 57 बैठे, 5 साल हो गया। फिर 57 में चुनाव हुआ, 57 में जीत के 5 साल बैठे। आपका 1962 तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है राजेंद्र प्रसाद, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि भारत के अंदर में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? विधिक अधिकार। कैसा अधिकार है? विधिक अधिकार। जैसे आप लोग को पता है कि जिस भी व्यक्ति का भारत में उम्र सीमा 18 वर्ष हो चुका है, जिस भी व्यक्ति का 18 वर्ष एज हो चुका है, वह वोट देने लायक आदमी बन चुका है। यानी कहने का मतलब आप वयस्क मताधिकार के रूप में बन चुके हैं। आप जो है कि खुद का वोट दे सकते हैं, खुद का डिसीजन ले सकते हैं कि हमको इनको चुनना है नहीं चुनना है। अपने मन से आप जो है कि डिसीजन ले सकते हैं। लेकिन कुछ दिन पहले जब भारत जो है कि आपका राजीव गांधी के शासनकाल में चल रहा था, तो उस समय जो है कि वोट देने का उम्र सीमा 21 वर्ष था। और उस समय प्रधानमंत्री के रूप में राजीव गांधी कार्य कर रहे थे। और आप लोग को बता दे एक संविधान संशोधन उनके समय में हुआ जिसका नाम था 61वां संविधान संशोधन 1989 के तहत भारत में जो है कि वोट देने की उम्र सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया। कितना वर्ष कर दिया? 18 वर्ष कर दिया। क्योंकि उस समय युवाओं के बहुत चहेते थे प्रधानमंत्री राजीव गांधी। वो युवा में बहुत दिलचस्प रखते थे और युवा भी उनके प्रति बहुत दिलचस्प रखते थे। तो इसीलिए उन्होंने सोचा कि और हम इसको एज को घटा के कम कर देंगे 18 साल, तो इससे क्या होगा कि आम आदमी भी जो है कि और ज्यादा हिस्सा में भागीदारी ले सकता है। तो इसीलिए याद रखना है 61वां संविधान संशोधन 1989 के तहत भारत में वोट देने की उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया। और एक समिति काम किया था जिसका नाम है ताराकुंडे समिति। क्या नाम है? ताराकुंडे समिति की सिफारिश पर भारत में वोट देने की उम्र सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष 1989 में किया गया। और आप लोग को बता दें कि भारत के अंदर जितने भी चुनाव होते हैं, यह चुनाव कराने का निर्णय
निर्णय निर्वाचन आयोग लेते हैं। कौन लेते हैं? निर्वाचन आयोग या चुनाव आयोग या इलेक्शन कमीशन लेते हैं। और आप लोग को बता दें कि भारत के अंदर में चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुआ था। इसीलिए प्रत्येक वर्ष 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? मतदाता दिवस मनाते हैं। जैसे आप लोग को पता है कि भारत सरकार जो है कि विभिन्न प्रकार का कुछ से कुछ जागरूक के लिए, वोटर को जागरूक करने के लिए विभिन्न प्रकार का योजना चलाता है कि आप लोग जरूर जाइए वोट देने। देखिएगा कुछ दिन बाद जो है कि होगा, जो है कि पूरा माहौल बनेगा कि आप लोग जरूर जाएं वोट देने के लिए। कोई काम करे कि नहीं करे, उस दिन अपना कीमती समय निकालकर जो है कि आप लोग जो है कि एक अच्छा प्रत्याशी को चुनने का प्रयास करें। आप लोग को ऐसा जो है कि सुनने के लिए मिलेगा। तो इसका मतलब यह है कि आप लोग जाके वोट दीजिए। और यह सब जो वोट करवाने का जो निर्णय लेता है भारत में, यह आपका चुनाव आयोग लेता है। और प्रतिवर्ष चुनाव आयोग का जो हम लोग स्थापना दिवस मनाते हैं वो आपका मतदाता दिवस के रूप में मनाते हैं 25 जनवरी को। कब मनाते हैं? 25 जनवरी को मनाते हैं। और 2011 से मनाना शुरू किया है। कब से मनाना शुरू किया है? 2011 से मनाना शुरू किया है। आप लोग याद रखने का प्रयास कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध किससे है? तो आप लोग को बता दें, दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध चुनाव आयोग से है। किससे है? चुनाव आयोग से है। आप लोग को अगर हम पूछते हैं पंचायती राज के बारे में, थोड़ा क्लियर करवा देते हैं। विभिन्न प्रकार का समिति आता है पंचायती राज में। तो आप लोग को पता है कि पंचायत का चुनाव, जैसे कि छोटा छोटा गांव में, क्योंकि आप लोग को पता है कि भारत की जनसंख्या लगभग 80% गांव में निवास करती है, 20% ही आपका शहर में निवास करती है, 80% जनसंख्या गांव में रहती है इंडिया का। तो आप लोग को बता दे, इसीलिए महात्मा गांधी का आप लोग नाम सुने होंगे। महात्मा गांधी भारत के राष्ट्रपिता के रूप में कहलाते हैं। आप लोग को बता दे, राष्ट्रपिता के रूप में इसलिए कहलाते हैं क्योंकि यहाँ पर भारत का जो शोषण किया जा रहा था अंग्रेजों के द्वारा, लगभग 200 वर्ष तक शासन किया गया है, भारत का शोषण किया गया है। और अंततः महात्मा गांधी ने इसमें जो है कि अथक प्रयास किए और अथक बहुत प्रकार के महापुरुष ने मिलकर किए। लेकिन राष्ट्रपिता उनको जो है कि इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो अपना सब कुछ छोड़कर जो है कि भारत को आजादी दिलाने के लिए जो है कि उतर गए थे मैदान में। इसीलिए उन्हें भारत के राष्ट्रपिता के रूप में हम लोग जानते हैं। और आप लोग को बता दें कि भारत के अंदर में महात्मा गांधी के द्वारा जो है कि एक कथन दिया गया है कि भारत की आत्मा गांवों में बसती है। इसीलिए क्योंकि वह प्रत्येक गांव में घूम घूम कर आम जनता को जागरूक करते थे कि भैया अंग्रेज को भगाना है और जो है कि यहां पर अपना शासन प्रशासन चालू करवाना है, अपना नया संविधान को बनाना है। तो आप लोग को बता दें, उसी में से उन्होंने जो है कि गांव को बहुत डेवलप के रूप में देखना चाहता था कि आगे चल के, क्योंकि गांव समय बहुत विभिन्न प्रकार का वो चरखा चलवा के जो है कि स्वदेशी को अपनाने का प्रयास करवा रहे थे, चरखा के द्वारा जो है कि कपड़ा वगैरह बुन के। तो आप लोग को बता दें कि भारत के अंदर में एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 जो कि डीपीएसपी के अंतर्गत आता है। और आप लोग को पता है कि अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत का उल्लेख है। किसका उल्लेख है? ग्राम पंचायत। और इसीलिए अनुच्छेद 40 को जो है कि गांधीवादी अनुच्छेद के नाम से जानते हैं, क्योंकि अनुच्छेद 40 जो है ग्राम पंचायत है और ग्राम पंचायत को महात्मा गांधी डेवलप कर रहे थे। तो इसका मतलब है कि वो जो है कि आपका जो है कि गांव को डेवलप कर रहे थे, इसलिए ग्राम पंचायत को जोड़ा गया अनुच्छेद 40 में। और इसी तरह आगे चल के जो है कि इसको संवैधानिक मान्यता दिलाने के लिए या फिर आपको जो है कि अनुच्छेद जो है कि विभिन्न प्रकार का आगे आया है। तो आप लोग को एक बार रिकॉल करवा देते हैं। तो आप लोग को बता दें कि भारत के अंदर में पंडित जवाहरलाल नेहरू जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बनते हैं, उनके द्वारा गांव को डेवलप करने के लिए पहली बार जो है कि 1952 में जो है कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम का शुरुआत किया गया। 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम का शुरुआत किया गया और जो है कि वह हद तक सफल नहीं हो पाया। लेकिन आगे चलकर जो है कि 1957 ईस्वी में जो है कि आगे चलकर जो है कि विभिन्न प्रकार का वो समिति आता है, जिसमें से नाम है आपका बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति का स्थापना 1957 में किया गया था और वह इसलिए आया था कि पंचायत को जो है कि यहां पर लागू किया जाए, अच्छा से उसको डेवलप किया जाए। तो आप लोग को बता दें कि पंचायती राज को लाने के लिए पहली बार बलवंत राय मेहता समिति 1957 में आई और इसी समिति के सिफारिश पर भारत के राजस्थान राज्य पहला बनता जिन्होंने जो है कि पंचायती राज को लागू किया, पंचायती राज को लागू किया। तो आप लोग से अगर क्वेश्चन पूछता है कि पंचायती राज को लागू करवाने वाली पहली समिति कौन सी थी, तो बलवंत राय। क्या नाम थी? क्योंकि आप लोग को पता है कि बल पूरा लगाया पंचायत को लागू करने के लिए। इसीलिए भारत के अंदर में राजस्थान का नागौर जिला, जिन्होंने 2 अक्टूबर, क्योंकि आप लोग को पता है कि पूरे भारतवर्ष महात्मा गांधी की जयंती को 2 अक्टूबर के रूप में मनाती है और 2 अक्टूबर को प्रत्येक वर्ष अहिंसा दिवस के रूप में हम लोग जो कि या गांधी जयंती के रूप में भी मनाते हैं। तो इसीलिए उन्हें याद
रखने के लिए 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान ऐसा पहला राज्य बना जिन्होंने आपको पंचायती राज को लागू किया और बलवंत राय मेहता समिति के ऊपर लागू किया। और आगे चलकर इसमें सुधार करने के लिए एक और समिति इसके 20 वर्ष बाद 1977 में, पहली समिति 1957 में, इसके 20 वर्ष बाद 1977 में जो एक दूसरी समिति आती है जिसका नाम है आपका अशोक मेहता समिति। क्या नाम है? अशोक मेहता समिति ने 1977 में विभिन्न प्रकार का प्रावधान लाए, लेकिन उसमें कोई यूजफुल नहीं लगा, इसलिए सरकार कुछ लागू नहीं किया। और आगे चलकर 1985 में एक समिति आती है जीवी के राय समिति 1985, फिर आती है 1986 में एलएम सिंघवी समिति, एलएम सिंघवी समिति। और एलएम सिंघवी समिति याद रखना एकदम जरूरी है जो भी तैयारी कर रहे हैं कंपटीशन का। तो 1986 ईस्वी में एलएम सिंघवी समिति की ही सिफारिश पर भारत सरकार ने पहली बार जो है कि उसमें संवैधानिक मान्यता देने का काम किया। भारत सरकार के द्वारा पहली बार संवैधानिक मान्यता देने का जो काम किया गया वह आपका 1986 में एलन सिंघवी समिति के सिफारिश पर किया गया। और आप लोग को बता दें कि इन्हीं से प्रण लेते हुए भारत सरकार ने जो है कि उस समय प्रधानमंत्री थे जो है कि आगे चलकर 1992-93 में भारत के अंदर प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा राव के काल में ही भारत सरकार के द्वारा पहली बार जो है कि ग्राम पंचायत या पंचायती राज को संवैधानिक मान्यता दिया गया और अंतिम रूप से 24 अप्रैल 1993 को जो है कि लागू किया गया। 24 अप्रैल 1993 को भारत सरकार के द्वारा जो प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव उनके द्वारा जो है कि भारत में जो है कि आपको पंचायती राज को क्या किया गया? लागू किया गया। क्योंकि 24 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष पंचायती राज दिवस मनाते हैं, प्रत्येक वर्ष 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाते हैं, याद रखने का प्रयास कीजिएगा। और इसके लिए संविधान संशोधन जो किया हुआ 73वां संविधान संशोधन, कौन संविधान संशोधन? 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत पंचायती राज को जो है कि संवैधानिक मान्यता दिया गया और इसमें विभिन्न प्रकार के अनुच्छेद 243 में जोड़े गए। तो 243 का कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद बता देते हैं जो कि आपका पंचायती राज से संबंधित है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 243 का जो बी है, अनुच्छेद 243 का जो बी है वह आपका ग्राम पंचायत के गठन की चर्चा करती है। और अनुच्छेद 243 का जो सी है, सी संरचना, सी संरचना, सी संरचना। और अनुच्छेद 243 का जो डी है वह उसका आरक्षण की बात करती है। पंचायती राज में आरक्षण भी मिलता है। जैसे आप लोग को पता है कि जैसे वहां पर 73वां संविधान संशोधन आपका पीवी नरसिम्हा राव ने करवाया तो उसी में लिखा हुआ था कि इसमें महिलाओं को आरक्षण भी दिया जाएगा। जैसे बहुत सारा वैकेंसी निकलता है तो उसमें महिलाओं को अलग से आरक्षण दिया जाता है कि इतना सीट भैया खाली जो है कि महिला वर्ग के लिए है। तो उसी प्रकार से आप लोग को बता दे कि पंचायती राज जितने भी राज्य में भारत में पंचायती राज व्यवस्था लागू है, जहां पर मुखिया वगैरह देखने के लिए चुनाव मिलता है, तो उसमें भारत के अंदर में उसी में जो है कि प्रावधान लिखा गया था 73वां संविधान संशोधन में ही कि उसमें आपको महिलाओं को जो है कि 33% आरक्षण दिया जाए। कितना परसेंट? तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि 73वां संविधान संशोधन में महिलाओं के लिए कितना परसेंट आरक्षण का प्रावधान किया गया था? तो क्या बताइएगा? 33%। कितना परसेंट? अब जब यहाँ पर 33 बोल रहे हैं तो एक क्वेश्चन बता देते हैं पर्यावरण के क्षेत्र में 33% में, क्योंकि भारत में अगर बढ़िया ऐसा पर्यावरण रखना है या स्वास्थ्य के लिए लाभदायक पर्यावरण रखना है, यानी कि यहाँ पर अच्छा जो है कि बहुत संख्या में वृक्ष होना चाहिए, अच्छा ऐसा पर्यावरण होना चाहिए, गाड़ी छकड़ा बहुत कम रहना चाहिए जिससे कि प्रदूषण कम फैले। तो उसी प्रकार में से आप लोग को बता दें कि भारत में स्वस्थ मनुष्य को रहने के लिए आवश्यक जो वृक्ष की आवश्यकता होती है या जंगल की आवश्यकता होती है या वन की आवश्यकता होती है, कम से कम 33% होना चाहिए। कितना परसेंट? 33% होना चाहिए कम से कम जंगल भारत में, याद रखने का प्रयास कीजिएगा। और पंचायती राज में भी कम से कम कितना परसेंट आरक्षण है? 33% महिलाओं को 33%। लेकिन उसी में एक चीज और जोड़ा गया था कि जो राज्य को अगर लगे कि मेरे यहाँ महिलाओं को और हम आरक्षण दे सकते हैं तो वह अपने मन से बढ़ा सकता है, वह अपने मन से क्या कर सकता है? बढ़ा सकता है। जैसे अगर अभी वर्तमान समय में भारत में कुल 28 राज्य है। कितना राज्य है? 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। तो 28 राज्य में से टोटल में लागू है लेकिन 3 में लागू नहीं है। किस में लागू नहीं है? 3 में लागू नहीं है। तो आप लोग को बता चुके हैं बहुत बार, ये तो आपको रिवीजन में बहुत जो है कि कम आपको कंटेंट दे रहे हैं। अभी थोड़ा सा ऑफ समय चल रहा है, अभी थोड़ा सा पर्व का माहौल है, तो सिर्फ आपको यादगार लम्हा बनाने के लिए, आपको सिर्फ जीवित रखने के लिए अगर वीडियो के माध्यम से, तो आप लोगों के पास हम बहुत कम मात्रा में कंटेंट दे रहे हैं। तो आप लोग को बता भी चुके हैं कि भारत के अंदर में 3 ऐसे राज्य जहां पर आपका पंचायती राज व्यवस्था लागू नहीं है। तो
उसमें ट्रिक बताए थे मेमना। क्या बताए थे? मेमना। जैसे कि बकरी के बच्चा को हम लोग मेमना कहते हैं, गांव देहात में बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? मेमना बोलते हैं। जैसे कि आपका अगर वो शेर बाघ के बच्चा को सावक कहते हैं। क्या कहते हैं? सावक कहते हैं। तो उसी प्रकार से आपको बकरी के बच्चा को मेमना कहा जाता है। उसके लिए ट्रिक बताए थे मे मीना, यानी मे से मेघालय, मी से मिजोरम, ना से नागालैंड। क्या बताए थे? नागालैंड। यानी मेघालय, मिजोरम, नागालैंड भारत के अंदर में 3 ऐसे राज्य जहां पर आपको मुखिया वगैरह का चुनाव देखने के लिए नहीं मिलता है, क्योंकि वहां पर पंचायती राज व्यवस्था है ही नहीं। पंचायती व्यवस्था वहां पर नहीं है, याद रखने का प्रयास कीजिएगा। तो आप लोग को बता दे कि भारत के अंदर में मान लीजिए 28 राज्य है, 28 में से 3 में नहीं है तो 25 में तो है। इसका मतलब 25 में जब है तो भारत सरकार के द्वारा प्रावधान है कि कम से कम जहां जहां पर है वहां पर 33% देना ही पड़ेगा आरक्षण। लेकिन आप उससे अधिक अगर बढ़ाने का मन है तो आपके अनुसार हम छोड़ देते हैं। आपका मन है बढ़ाने का बढ़ा दीजिए, लेकिन इससे कम नहीं कर सकते हैं। आप कम से कम 33% रखना पड़ेगा। कितना रखना पड़ेगा? 33% रखना पड़ेगा। लेकिन भारत के अंदर में हम लोग बिहार से संबंध रखते हैं, तो आप लोग को बता दे कि भारत के अंदर में बिहार ही ऐसा पहला राज्य बना, भारत के अंदर में बिहार ही ऐसा पहला राज्य बना जिन्होंने पंचायती राज व्यवस्था में जो 33% आरक्षण देने का प्रावधान किया था भारत सरकार, मोदी सरकार या जो भी उसमें सरकार थे, तो बोला था कि कम से कम 33 देना। लेकिन अब नीतीश कुमार अपने मन से क्या किया कि पहली बार महिलाओं को जो 33% पंचायती राज में चुनाव आरक्षण देने के बाद इन्होंने 50% कर दिया। कितना कर दिया? 50। बोला कि अब 50-50 महिला लड़ेगी, 50-50 जो है कि पुरुष लड़ेंगे। यानी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया गया है कि भारत के अंदर में पहला राज्य कौन बना जिन्होंने महिलाओं को 50% आरक्षण दे दिया? तो बताइएगा बिहार। कौन बना? बिहार। लेकिन आप लोग को पता है कि 33% से कोई भी कम नहीं कर सकता है। आप चाहे तो 70 कर सकते हैं, वो आप पे डिपेंड है, कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आपको बता दें अनुच्छेद 243, अनुच्छेद 243 का सी में संरचना बोल दिए, डी में आरक्षण बोल दिया, आरक्षण में महिला को दिखा चुके हैं। उसके बाद अनुच्छेद 243 का जो ई है, अनुच्छेद 243 का ई है, ई से कार्यकाल, ई में कार्यकाल, ई में क्या है? कार्यकाल। और आप लोग को पता है कि भारत के अंदर में लगभग जो प्रत्येक जो पद होते हैं लगभग 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। कितने वर्ष के लिए? 5 वर्ष। आप लोग मुखिया का चुनाव करते हैं, वो 5 वर्ष के लिए जो है कि बैठता होगा अपने पद पे, लेकिन जब तक उसको बहुमत रहता है तब तक बैठा रहता है, बीच में उसका बहुमत छीन लेता है, ये सरकार उसका गिर जाता है तो वो जो है कि हटक जाते हैं। लेकिन आप लोग को पता है कि अनुच्छेद 243 का ई जो है वह कार्यकाल है। उसके बाद ई के बाद होता है जो है कि एफ, एफ उतना इंपॉर्टेंट नहीं लेकिन जी बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 243 का जो जी है, जी जो लिखते हैं तो आप लोग को बता दे कि अनुच्छेद 243 के जी में आपका जो है कि पंचायती राज का शक्ति को दिखाया गया है। किसको दिखाया गया? शक्ति को दिखाया गया। और जी में आप लोग को हम कुछ जुगाड़ दे चुके हैं, उसमें जो है कि आप लोग रिवीजन करने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि आप लोग को पता है कि अनुच्छेद जी यानी शुरुआत में जो आप लोग घर में जो बोलते हैं अपने जो कि वाइफ को बोलते हैं, शुरू में जी बोलते हैं, ए जी इधर आइए ना उधर आइए ना, तो इसका मतलब है कि आप शुरुआत में उनको थोड़ा बोलते हैं लेकिन बाद में जो है कि आप लोग नहीं बोलते हैं। इसका मतलब क्योंकि उस समय आप डर रहे होते हैं, क्योंकि जो है कि ज्यादा पावर नहीं दिखा दे, इसका मतलब उसको शुरुआत में आप इज्जत देते हैं, ए जी इधर आइए ना। तो इसका मतलब है कि अनुच्छेद 243 के जी में शक्ति को दिखाया गया। किसको दिखाया गया? शक्ति को दिखाया गया 243 के जी में शक्ति। उसके बाद 243 के एच में याद रखिएगा, एच मतलब हार्ट होता है। क्या होता है? हार्ट। और हाट हम लोग उसको कहते हैं जहां पर कि हमको सब्जी वगैरह या मार्केट वगैरह जहां पर कि सब सामान हमको मिल जाए, उसको हाट कहते हैं ना। कहते हैं कि आज हाट है, आज मार्केट करने जाना है, तो इसका मतलब एच से हाट याद रखना है। और हाट का मतलब होता है कि जितना भी भारत के अंदर में जहां जहां पर लोकल मार्केट लगता है उस पर भी सब दुकानदार से देखते होंगे आता है आदमी तहसील वाला की दीजिए जो है कि टैक्स दीजिए या जो भी तहसीलता है। तो इसका मतलब है कि 243 के एच में 243 के एच में हार्ट पर लगाया गया कर है। 243 के एच में हार्ट पर लगाया गया कर है, याद रखने का प्रयास कीजिएगा। उसके बाद 243 का आई बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 243 का आई जो है वह आपका जो है कि पंचायती राज में आपका किसका वर्णन है? तो पंचायती राज में वित्त आयोग का वर्णन है, यानी उसमें पैसा दिखाया गया है। यानी राज्य वित्त आयोग की चर्चा जो है अनुच्छेद 243 के आई में है। किसमें है? आई में। याद रखने का प्रयास कीजिएगा। और आप लोग को बता दें कि भारत के अंदर में पंचायती राज दिवस प्रत्येक वर्ष 24 अप्रैल को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 24 अप्रैल को। आगे बढ़ते हैं।
चलिए थोड़ा बहुत ज्योग्राफी का क्वेश्चन ले रहे हैं, उसके बाद जो है कि थोड़ा साइंस भी देखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि भारत में सबसे अधिक पाए जाने वाला मिट्टी कौन सा है? जलोढ़ मिट्टी। सबसे अधिक पाए जाने वाला मिट्टी जलोढ़ मिट्टी है, और जलोढ़ मिट्टी का विस्तार भारत में सबसे अधिक है, लगभग 46% पर। भारत के कुल क्षेत्रफल के 100% में से 46% पर आपका जो है कि क्या है तो बोलिएगा सबसे अधिक जलोढ़ मिट्टी है। और भारत के अंदर में सबसे अधिक जलोढ़ मिट्टी का विस्तार उत्तर प्रदेश में है, बिहार में है, ये सब में है। तो उत्तर प्रदेश के अंदर में सबसे अधिक जो जलोढ़ मिट्टी का विस्तार है वह इसलिए जलोढ़ मिट्टी का विस्तार है क्योंकि आप लोग को पता होगा कि उत्तर प्रदेश के किनारे, उत्तर प्रदेश गंगा के किनारे है, बिहार भी गंगा के किनारे है। क्योंकि भारत के अंदर में देखते होंगे गंगा नदी जो है कि आपका साल में लगभग 1 से 2 बार जो है कि बहुत भयंकर बाढ़ लाती है। उत्तर भारत जो है, उत्तर बिहार जो है अपना पूरा डूब जाता है, और उत्तर प्रदेश का इलाका। तो इसका मतलब यही है कि जब जब नदी वहां से जो है कि निक्षेप के द्वारा जो है कि नई मिट्टी को अपने साथ से देखिएगा, बहुत बड़ा बड़ा नदी रहता है, जब एक के बार एकदम अचानक बाढ़ आ जाता है तो देखते होंगे जिसका साइड में, नदी के साइड में जिसका जमीन रहता होगा या खेत रहता होगा, देखते होंगे कि एक बार पूरा एकदम भर गया, एकदम पूरा जो है कि ऊंचा हो गया, टीला टाइप का बन गया, पूरा मिट्टी बालू से भर गया। तो इसका मतलब यही है कि जब भी गंगा नदी में बाढ़ आती है या अपने साथ पानी के साथ वह विभिन्न प्रकार के मिट्टी को भी लेकर जो है कि उधर से एकदम पूरा जो है कि अपने साथ तोड़ फोड़ के जो है लाके इधर पटक देता है, जो है कि पूरा एकदम परपट टाइप का बन जाता है, बनता है। तो इसका मतलब यही है कि जब हर एक साल इस तरह का मिट्टी आ रहा है और अपने साथ नई नई जलोढ़ मिट्टी को ला रही है, और जलोढ़ मिट्टी जो है कि सबसे उपजाऊ इसलिए होता है क्योंकि उस मिट्टी में आपका पोटास वगैरह का जो है ना पूरा एकदम मात्रा बहुत अधिक होता है। हम लोग क्या करते हैं खेत में कि अगर उपजाऊ नहीं हो रहा है अच्छा से तो उसमें पोटास देते हैं, यूरिया देते हैं, देते हैं। लेकिन जलोढ़ मिट्टी एक ऐसी मिट्टी है भारत में, उसमें किसी प्रकार के वर्मी कंपोस्ट या खाद की आवश्यकता नहीं होती है। उसमें खुद ब खुद वो एक ऐसी मिट्टी है जो कि सबसे अधिक उपजाऊ है, क्योंकि उसमें पहले से ही उसमें जो है कि बहुत चीज होता है। क्योंकि आप लोग देखते होंगे गंगा दियारा क्षेत्र में ऐसे जाके आदमी बो देता है और जाके सिर्फ काट लेता है, यानी कि फसल को, क्योंकि उसमें देखने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि उसमें इतना मिट्टी में इतना ताकत ही है कि आराम से जो है कि मतलब जो भी वहां बोइएगा आराम से हो जाएगा। तो आप लोग को बता दें कि जब नई नई मिट्टी आती है तो वह मिट्टी 2 प्रकार की होती है। जैसे आप लोग मान लीजिए कि एक बार मिट्टी आई, बाढ़ आया, मिट्टी आ गया, मिट्टी आने के बाद हम उसमें बो दिए, मान लीजिए मक्का बो दिए, और उसके बाद 6 महीनों के बाद पुनः बाढ़ आ गया, लेकिन 6 महीना तक जो हम मिट्टी का यूज किया वो मिट्टी तक पुराना हो गया है, लगभग 6 महीना पुराना हो गया है। तो आप लोग को बता दें एक पुराना जलोढ़ मिट्टी होता है और एक जो आने वाला रहता है 6 महीना के बाद, उसको नई जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। इन जलोढ़ मिट्टी को 2 भाग में बांटा गया। कितना भाग में? 2 भाग में, एक नई जलोढ़ मिट्टी, एक पुरानी जलोढ़ मिट्टी। तो दोनों को अलग अलग नाम दिया गया है वैज्ञानिक के द्वारा। तो नई जलोढ़ मिट्टी और पुरानी जलोढ़ मिट्टी को अलग अलग नाम से जानते हैं। जैसे आप लोग को हम ट्रिक दिए थे बाप याद रखने के लिए, बाप एक होता है, आपको ट्रिक दिए थे बाप याद रखने के लिए। तो ब से बंगर, अब प से अब पुरानी जलोढ़ मिट्टी, यानी पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बंगर कहते हैं, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? बंगर। जब पुरानी जलोढ़ मिट्टी बंगर ले लिया तो नई जलोढ़ मिट्टी खादर लेगा। क्या लेगा? खादर। यानी नई जलोढ़ मिट्टी को खादर कहते हैं, याद रखने का प्रयास कीजिएगा। अब एक बार फिर से, भारत के अंदर में सबसे अधिक पाई जाने वाली मिट्टी जलोढ़ मिट्टी, और जलोढ़ मिट्टी का विस्तार सबसे अधिक जो होता है वो आपका उत्तर प्रदेश बिहार इलाका में, और जो है कि गंगा का दियारा क्षेत्र, गंगा का जो आसपास का एरिया होता है ना साइड में, उसको जो है कि वहां पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। और पूरे भारत में लगभग 46% पर, भारत में लगभग 46% क्षेत्रफल पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। और जलोढ़ मिट्टी 2 प्रकार का, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बंगड़ कहते हैं, नई जलोढ़ मिट्टी को खादड़ कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। और भारत सरकार के द्वारा आपको मिट्टी को कुल 8 भाग में बांटा गया। कितना भाग में? 8 भाग में बांटा गया है। और 8 भाग में से आपका जलोढ़ मिट्टी हो गया, काली मिट्टी हो गया, लाल मिट्टी हो गया, लेटेराइट मिट्टी हो गया, शुष्क मिट्टी हो गया, लवण मिट्टी हो गया, पिट मिट्टी हो गया, वन मिट्टी हो गया। लेकिन आपको सबसे अधिक पढ़ना है काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, लाल मिट्टी। यहीं से आपका क्वेश्चन आता है एग्जाम में, आप लोग याद रखने का प्रयास कीजिएगा। और मिट्टी का अध्ययन पेडोलॉजी कहलाता है, मिट्टी का अध्ययन पेडोलॉजी, मिट्टी का अध्ययन पेडोलॉजी, याद रखने का प्रयास कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि भारत के अंदर में रेगुड़ मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में है? तो याद रखिएगा महाराष्ट्र, गुजरात में। भारत के अंदर में रेगुड़ मिट्टी जो होता है उसको और भी नाम से जानते हैं, जैसे काली कपासी या रेगुड़ मिट्टी, काली कपासी या रेगुड़ मिट्टी।
काली मिट्टी आप लोग नाम सुने होंगे, काली मिट्टी है तो जो है कि रेगुड़ मिट्टी है। तो आप लोग को बता दे, काली मिट्टी रहे या कपासी मिट्टी रहे या फिर रेगुड़ मिट्टी रहे, तीनों एक ही मिट्टी है। देखिएगा, काली, कपासी या रेगुड़ मिट्टी, यानी जहां पर रेगुड़ मिट्टी है वह जो है कि कपास का उत्पादन करने के लिए बहुत फेमस है। कपास मतलब रुई, रुई जो हम लोग यूज करते हैं, रुई दीपावली समय जो रुई यूज करते हैं, तो याद रखना है वो जो रुई मिलता है हमको, उसको हम लोग कपास कहते हैं। क्या कहते हैं? कपास। और कपास जो होता है, देखते हैं गांव समय भी रुई का वो एक पौधा मिलता है, उसको ऐसे कीजिएगा तो उसे रुई की प्राप्ति होती है। तो रुई जो निकलता है वो बीज से निकलता है, फल से निकलता है। किससे निकलता है? फल से निकलता है। याद रखने का प्रयास कीजिएगा। और भारत के अंदर में सबसे अधिक रुई या कपास का उत्पादन जो होता है वो गुजरात में होता है। कहाँ में होता है? गुजरात इलाका में होता है, क्योंकि कपास वैसे मिट्टी पे होता है जहां पर काली मिट्टी का सबसे अधिक विस्तार है, यानी काली मिट्टी वहां पर पाया जाना चाहिए। इसीलिए काली मिट्टी को काली कपासी या रेगुड़ मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। और आप लोग को बता दे, आप लोग चाय पीते होंगे, क्या कभी गौर किए कि चाय के लिए कौन सी मिट्टी सबसे अधिक फेमस है? तो याद रखिएगा, चाय के लिए लेटेराइट मिट्टी फेमस है। कौन सा मिट्टी? लेटेराइट मिट्टी फेमस है। याद रखने का प्रयास कीजिएगा चाय के लिए। और चाय का उत्पादन सबसे अधिक असम करती है। कौन करती है? असम करती है। और चाय का उत्पादन सबसे अधिक असम करती है। और आप लोग को बता दें, चाय को हम लोग हरा सोना भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हरा सोना। चाय को हरा सोना कहते हैं। और आप लोग को बता दें, विश्व चाय दिवस प्रत्येक वर्ष 15 दिसंबर को मनाते हैं। विश्व चाय दिवस प्रत्येक वर्ष 15 दिसंबर को मनाते हैं। और चाय में थीन पाया जाता है। चाय में क्या पाया जाता है? थीन। चाय में थीन नाम का प्रोटीन पाया जाता है। इसीलिए चाय पीने के बाद हल्का सा जो है कि तंदुरुस्ती जो है कि थोड़ा सा आता है, थोड़ा सा जो है कि एनर्जेटिक टाइप का लगता है, थोड़ा सा जो है कि मस्तिष्क ज्यादा काम करने लगता है। यानी कि पढ़ते पढ़ते या कोई काम करते करते जब थक जाता है, थोड़ा सोचता है कि चाय पी लेते हैं, थोड़ा दिमाग फ्रेश काम करेगा। तो इसका मतलब चाय में थीन पाया जाता है। और जो है कि जैसे आप लोग शराब पीते होंगे, शराब में एल्कोहल आता है। एल्कोहल आके देखिए उसका गर्मी कैसा आता है, एकदम शराब पी के एकदम पूरा मरने लगता है। तो उसी प्रकार से आपका जो तंबाकू खाते हैं, तंबाकू में निकोटीन रहता है। तंबाकू में क्या रहता है? निकोटीन रहता है। और तंबाकू खा के निकोटीन का जो है यूज करके आदमी एकदम मस्त रहता है। उसी प्रकार से जब चाय पीजिएगा तो चाय पीने से थीन मिलता है। और कॉफी जब पीजिएगा तो कॉफी में कैफीन, कॉफी में कैफीन, कॉफी में कैफीन। और प्रत्येक वर्ष कॉफी दिवस 1 अक्टूबर को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 1 अक्टूबर को मनाते हैं। चलिए जो है कि आज हम लोग जो है कि गांधी से संबंधित थोड़ा क्वेश्चन देखने का प्रयास करते हैं। आप लोग से जो है कि कुछ नया कंटेंट देने का जो है कि हम लोग प्रयास कर रहे हैं। तो आप लोग को बताना है कि भारत के अंदर में महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के कठियावाड़ प्रायद्वीप के पोरबंदर में हुआ था। कहाँ हुआ था? कठियावाड़ प्रायद्वीप पोरबंदर में। पोरबंदर गुजरात में है। पोरबंदर कहाँ में? गुजरात में है। और आप लोग को बता दे कि महात्मा गांधी का जो विवाह हुआ था 1883 में। कब हुआ था? 1883 में महात्मा गांधी का विवाह हुआ था। और आप लोग को पता है कि महात्मा गांधी का जो विवाह हुआ था वह कस्तूरबा गांधी के साथ, किसके साथ हुआ था? कस्तूरबा गांधी के साथ हुआ था। और महात्मा गांधी की जो माता थी पुतलीबाई, क्या नाम थे? पुतलीबाई। और उनके पिताजी का नाम करमचंद गांधी। क्या नाम था? और याद रखिएगा, महात्मा गांधी जो है कि शुरुआत से ही पढ़ने में बहुत ही मेधावी छात्र थे। और किसी भी चीज को जो है कि वह बहुत अच्छी तरीका से जो है कि पकड़ करते थे। तो उसी में से आप लोग को बता दें कि महात्मा गांधी ने अपनी आरंभिक शिक्षा पोरबंदर के भावनगर से किया। कहां से किया? पोरबंदर के भावनगर से। और वही भावनगर जो बार बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि नमक अनुसंधान संस्थान कहां है, तो भावनगर में। नमक अनुसंधान संस्थान कहां है? भावनगर में। आप लोग को याद करवा देते हैं क्वेश्चन, क्योंकि जब पहली बार बीजेपी की सरकार 2014 में बनी थी तो देखे होंगे कि आपका नमक का भाव बहुत ज्यादा बढ़ गया था। बढ़ा था ना? बढ़ा था। दुकान से आदमी जो है कि जाके एकदम पूरा एकदम ले रहा था कि जो है कि दाम बढ़ गया है, जो है कि 100, 150, 200 रुपया केजी हो गया था। 2014-15 का बात है। तो आप लोग को बता दे कि नमक का भाव बढ़ गया था। यानी नमक अनुसंधान संस्थान भावनगर में है। नमक अनुसंधान संस्थान कहाँ है? भावनगर में। और आप लोग को पता है कि महात्मा गांधी ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा भावनगर से ही किया था। कहां से किया था? भावनगर से किया था। और महात्मा गांधी धीरे धीरे पढ़ते जब थोड़ा सा और डेवलप किया तो वह हाई स्कूल में जब पहुंचा तो हाई स्कूल की शिक्षा और कॉलेज की शिक्षा जो है कि वह श्यामल दास कॉलेज से किया। कहां से किया? श्यामल दास कॉलेज। यह भी भावनगर में है। यह भी कहां है? भावनगर में। और आप लोग को बता दें, श्यामल दास कॉलेज जो भावनगर में है, यह क्वेश्चन 66 बीपीएससी पीटी में पूछ लिया गया था कि महात्मा गांधी ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा या फिर अपने कॉलेज की शिक्षा जो प्राप्त किया था किस कॉलेज से, तो वह आपका श्यामल दास कॉलेज भावनगर। श्यामल दास कॉलेज भावनगर से किया था। याद रखने का प्रयास कीजिएगा। और भावनगर में नमक अनुसंधान संस्थान भी है। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, महात्मा गांधी के सिंपली 4 पुत्र थे। कितने पुत्र थे? 4 पुत्र थे, लेकिन 4 पुत्र में से आप लोग को याद रखना है, एक मणिलाल थे, एक हरिलाल थे, एक रामदास थे, एक देवदास थे। लेकिन एक उपनाम दिया जाता है। महात्मा गांधी के जो है कि पर्सनली 4 पुत्र थे, लेकिन 5वां पुत्र के नाम से जो जिनको जानते हैं वो आपका जमनालाल बजाज को जानते हैं। किसको जानते हैं? इसीलिए क्वेश्चन पूछा गया है कि महात्मा गांधी के 5वें पुत्र की संज्ञा किसे दिया गया है? याद रखेगा, जमनालाल बजाज को। किसे दिया गया? जमनालाल बजाज। अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। हाँ, वही गोपाल कृष्ण गोखले जो कि भारत के हीरा के रूप में जानते हैं हम लोग। भारत के हीरा के रूप में नहीं कहते हैं, हीरा है बहुत महत्वपूर्ण चीज है, तो उसी प्रकार से भारत में हीरा के नाम से किस व्यक्ति को जानते हैं? तो गोपाल कृष्ण गोखले को। किसको जानते हैं? और गोपाल कृष्ण गोखले को तो हम आदमी के रूप में देख लिए भारत के हीरा, लेकिन अगर क्वेश्चन पूछेगा कि भारत के किस राज्य को भारत का हीरा कहा जाता है, तो भारत के मध्य प्रदेश राज्य को भारत का हीरा कहा जाता है। वहीं भारत के आंध्र प्रदेश राज्य को भारत का कोहिनूर कहा जाता है। भारत का कोहिनूर पूछेगा तो आंध्र प्रदेश मानेंगे, अब भारत का हीरा पूछेगा तो मध्य प्रदेश मानेंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा कि भारत के अंदर में मसालों की रानी किसे जानते हैं? कोचीन केरल को। किसे जानते हैं? कोचीन केरल को। और मसाला से संबंधित जो क्रांति है वह कौन सी क्रांति है? बादामी क्रांति। कौन सी क्रांति है? बादामी क्रांति मसाला उत्पादन से है, और वर्तमान समय में सबसे अधिक मसाला का उत्पादन जो करते हैं वह मध्य प्रदेश करती है। कौन करती है? मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ जो था वह किस भाषा में लिखा था? गुजराती में। किस भाषा में? गुजराती में। लेकिन इसका अंग्रेजी में जो अनुवाद करवाया था वह महादेव देसाई ने करवाया था। कौन करवाया था? महादेव देसाई ने। याद रखने का प्रयास कीजिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, महात्मा गांधी अपनी दक्षिण अफ्रीका जो यात्रा किए थे पहली बार 1893 में गए थे। कब गए थे? महात्मा गांधी पहली बार दक्षिण अफ्रीका 1893 में गए थे, और वह सेठ अब्दुल्ला नाम के जो है कि व्यक्ति को पैरवी को लेकर गए थे, और वहां पर जाकर उन्होंने विभिन्न प्रकार के आपके जो है कि अभियान चलाए, या विभिन्न प्रकार के जो है कि आपका पता है कि विभिन्न प्रकार के जो है कि वह केस लड़े, और केस लड़ते लड़ते जब वहां पर गए तो उनको पता चला कि वहां पर रंगभेद विरोधी बहुत चल रहा है, यानी कि काला आदमी का कोई वैल्यू नहीं है। यानी वहां पर देखते होंगे अंग्रेज सब बहुत गोरा गोरा रहता है, वो जो है कि उसको फर्स्ट क्लास एसी में जो है कि टिकट रहते हुए फिर भी जो है कि उसको नहीं घुसने देता था ट्रेन में, तो इसका मतलब वहां पर भेदभाव देखने के लिए मिल रहा था। तो उसी प्रकार भेदभाव को देखते हुए उन्होंने विभिन्न प्रकार का वहां कर अपना अभियान चालू किया, और उसी अभियान में से उन्होंने जो है कि नटाल इंडिया कांग्रेस का स्थापना जो किया था 1894 में। कब किया था? नटाल इंडिया कांग्रेस का स्थापना 1894 में महात्मा गांधी के द्वारा दक्षिण अफ्रीका में किया गया था। कहां किया गया था? दक्षिण अफ्रीका में किया गया था। और आप लोग को पता है कि उसी प्रकार से उन्होंने जोहान्सबर्ग में 1910 में टॉलस्टॉय फॉर्म का स्थापना किया, और टॉलस्टॉय फॉर्म का स्थापना करके उन्होंने रंगभेद को जो है कि खत्म करने का निर्णय ले रहा था। लेकिन आप लोग को बता दे कि इसी दरम्यान में उन्होंने 1901 ईस्वी में पहली बार भारत जो है कि जब लौटा, देखिएगा 1893 में चल गया दक्षिण अफ्रीका, उसके बाद वह बीच बीच में आते जाते रहते थे भारत, समझे, बीच बीच में आते जाते रहते थे। और आने के क्रम में 1901 में उन्होंने पहली बार आपका कलकत्ता के कांग्रेस के अधिवेशन में वह हिस्सा लिया था। तो क्वेश्चन पूछेगा कि महात्मा गांधी ने कांग्रेस में पहली बार जो हिस्सा लिया था वो किस वर्ष लिया था? 1901 में। कब लिया था? 1901 में कलकत्ता अधिवेशन में लिया था। और कलकत्ता अधिवेशन के जो उस समय अध्यक्ष थे वो दीनसा वाचा थे। कौन थे? दीनसा वाचा थे। याद रखने का प्रयास कीजिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि जो दिया है वह रविन्द्रनाथ टैगोर ने। किसने दिया है? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। जब 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ था, आप लोग को बता दे कि 1906 में उन्होंने सत्याग्रह का पहली बार प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में किया था। क्योंकि महात्मा गांधी जो ओरिजिनल जो उनका हथियार था, ये नहीं कि वो गोली बंदूक से लड़ते थे अंग्रेज से, वो गोली बंदूक से नहीं लड़ते थे, वह सत्य और अहिंसा को अपना प्रतीक चिन्ह मानते थे कि भाई हम इसी से लड़ाई जीत जाएंगे। इसीलिए जो है कि आप लोग को पता है उन्होंने सत्याग्रह हमेशा सत्य पे चलते थे कि कभी झूठ नहीं बोलना है। तो उसी क्रम में उन्होंने भारत के अंदर में अगर सत्याग्रह का पहली बार प्रयोग पूछेगा तो सत्याग्रह का पहली बार प्रयोग महात्मा गांधी ने 1917 में आपका चंपारण में किया था। कहां पे किया था? चंपारण, जो कि बिहार में स्थित है।
है। लेकिन महात्मा गांधी ने पहली बार जो अगर पूछेगा कि सत्याग्रह का प्रयोग कहां किया था, तो 1906 में दक्षिण अफ्रीका में किया था, क्योंकि उसे वहां रह रहे थे। और इसी क्रम में इन्होंने जब 1915 ईस्वी में वहां से लौटे भारत, 1915 में लौटे थे, याद रखेगा डेट 9 जनवरी को। कब लौटे थे? 9 जनवरी 1915 को जब महात्मा गांधी लौटे दक्षिण अफ्रीका से भारत, तो वह लौटने के बाद उन्होंने भारत में आके केक खाए। क्या खाए? केक खाए। आप लोगों को जुगाड़ दे रहा है, केक यानी स्पेलिंग याद रखेगा CAK, CAK, केक खाए। इसका मतलब वो क्रम से कौन कौन से आंदोलन से संपर्क रहा उनका। तो सी से चंपारण याद रखिएगा। सबसे पहले भारत आने के बाद उन्होंने चंपारण में हिस्सा लिया। किसमें हिस्सा लिया? यानी सी से चंपारण, ए से अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, ए से अहमदाबाद, और के से खेड़ा। कैसे? खेड़ा। क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने के बाद निम्न में से क्रमशः किस किस आंदोलन में हिस्सा लिए, तो वह आके केक खाए। क्या खाए? केक। यानी सी से चंपारण, ए से अहमदाबाद, के से खेड़ा, के से खेड़ा। और जब हुआ महात्मा गांधी भारत के अंदर में 1917 में आपका चंपारण में आए थे, तो चंपारण में उनको जो बुलाया था वो आपका क्या बुलाया था? तो राजकुमार शुक्ल ने। किसने बुलाया था? राजकुमार शुक्ल नाम के व्यक्ति ने बोला कि महात्मा गांधी जी आप मेरे यहाँ आइए, और यहाँ पर अंग्रेज ने विभिन्न प्रकार से हम लोग का शोषण कर रहे हैं, हम लोग उनका खेती करते हैं, और बोलता है कि नहीं तुमको 3 कठिया प्रणाली अपनाना होगा। यानी कि 20 कट्ठा में 3 कट्ठा जो होता है, आप लोग को पता होगा 1 बीघा में 20 कट्ठा होता है, और 20 कट्ठा होता है। और 20 कट्ठा में बोला गया था कि आप 17 कट्ठा में कुछ रोप लीजिए, हमको कोई लेना देना नहीं है, लेकिन 3 कट्ठा पे आपको नील की खेती करना पड़ेगा। किसका खेती? नील। और नील को हम लोग इंग्लिश में इंडिगो कहते हैं। क्या कहते हैं? इंडिगो कहते हैं। जो कि हम लोग व्हाइट में जो वो नील वगैरह देते हैं ना, वो बहुत महंगा बिकता था, जो है कि उस समय अंग्रेज के जमाने में। तो उस समय जो बोला कि नहीं आपको 3 कट्ठा पे नील करना होगा, 17 कट्ठा में आप कुछ कर लीजिए। इसी को कहा गया 3 कठिया प्रणाली। क्या कहा गया? क्योंकि 3 कट्ठा एक प्रकार से अंग्रेज अपने लिए फिक्स कर लिया था, जो है कि बिहार के अंदर में कि आपको कुछ कीजिए 17 में, आप 3 कट्ठा इसको कीजिए। तो इसी 3 कठिया प्रणाली को खत्म करने के लिए महात्मा गांधी 1917 में चंपारण में अपनी कदम रखे, और अंततः उसे खत्म कर दिए। क्या कर दिए? और जब खत्म कर दिए, तो उसी समय रविन्द्रनाथ टैगोर का नाम सुनेंगे। विश्व कवि रविन्द्रनाथ टैगोर ने जब यह सक्सेस मिल गया, जो है कि महात्मा गांधी को, जब हुआ जो है कि आंदोलन सफल हो गया, वहां से इंडिगो का आंदोलन खत्म हो गया, नील आंदोलन खत्म हो गया, तब जो है कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने एक कथन कहा था महात्मा गांधी के लिए, उनके लिए बोला था, या उनको उपाधि दिया था महात्मा का। किसका उपाधि? यानी महात्मा गांधी का नाम पहले महात्मा नहीं था, हम लोग खाली बोलते हैं, उसमें बोलते थे उसको मोहनदास करमचंद गांधी। महात्मा गांधी को महात्मा नहीं बोलते थे, क्योंकि उस समय उसका ओरिजिनल नाम जो था वह मोहनदास करमचंद गांधी था। लेकिन भले हम लोग बोल चाल के बोल देते हैं महात्मा गांधी, महात्मा गांधी, लेकिन महात्मा उसका नाम नहीं था। महात्मा नाम उसका 1917 ईस्वी में चंपारण सत्याग्रह के दौरान या नील आंदोलन के दौरान जो है कि रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा उसे जो है कि खुश होकर दिए कि आप आके भारत में जो है कि इस प्रकार से जो है कि अंग्रेज को दबाने का काम किए, और हम लोग का बात वहां रखा गया, और अंततः नील की क्रांति समाप्त हो गई। वहां पर याद रखने का प्रयास कीजिएगा। और इसी नील क्रांति के ऊपर या इसी नील खेती के ऊपर एक पुस्तक का रचना किया गया है, जिसका नाम है नील दर्पण। क्या नाम है? नील दर्पण। और यह क्वेश्चन बिहार के लगभग हर एक एग्जाम में और सेंट्रल लेवल के एग्जाम में पूछ लिया गया है कि नील दर्पण नामक उपन्यास का लेखक कौन है। तो वह कौन है? तो आप लोग को याद रखना है, वह दीनबंधु मित्र है। कौन है? दीनबंधु मित्र है नील दर्पण के लेखक। याद रखने का प्रयास कीजिएगा। चलिए थोड़ा बहुत हम लोग साइंस ले लेते हैं, उसके बाद आप लोग को देखिएगा अभी कुछ ज्यादा हम कंटेंट नहीं दे रहे हैं, सिर्फ यह पर्व त्योहार का माहौल है, इसीलिए जो है कि आप लोगों के लिए जो है कि इस प्रकार से हम लोग बीच बीच में आप लोग के लिए डेली हम एक वीडियो के रूप में लाएंगे। आप लोग को जो है कि लगभग 1 तारीख से हम लोग जो है कि एकदम लाइव आएंगे आप लोगों के बीच, और आप लोग अपना कीमती समय निकालकर 7 बजे उपस्थित हो जाइएगा। आप लोगों के लिए जो है कि जो भी एग्जाम का तैयारी कर रहे होंगे, यह नहीं बोल रहे, अगर हम साइंस पढ़ते हैं तो जिस भी एग्जाम में साइंस आएगा उसमें आपको साइंस जो है कि टच होगा क्वेश्चन, और जहां पर आपको जीके जीएस आएगा वहां पर करंट अफेयर्स और जीके जीएस सब टच करेगा। आप लोग लगातार बने रहिए और आराम से जो है कि ये देखिएगा। बहुत सारा छात्र कमेंट कर रहे थे कि जो है कि आप लोग वीडियो डालिए सर, मन नहीं लग रहा है, मन नहीं लग रहा है। तो आप लोग जब इतना इंटरेस्टेड है हमसे कि जो है कि आज पर्व त्योहार में पूरा जो है कि पूरा भारतवर्ष जो है कि खोया हुआ है और आप मेरे लिए खोए हुए हैं, तो इसका मतलब है कि हमें उपस्थित होना जो है कि बहुत लाजमी था, और आप लोगों के बीच हम उपस्थित हुए और यह कहते हैं कि आपको लगातार वीडियो की प्राप्ति होगी। कल होली का भी दिन है, कल भी आपके सामने उपस्थित होंगे, लेकिन आप अपने जी जान
लगा दीजिए अपने पढ़ने में, क्योंकि अपने माँ बाप के सपने को अगर पूरा नहीं कीजिएगा, जब एक बार जिंदगी मिला है तो फिर आप लोग समझ लीजिए, तब तो फिर गांव समाज जो है कि किस नजर से देखता है आप लोग को पता है, क्योंकि हम एक बिहार के छात्र हैं और बिहार से हम लोग संबंध रखते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक सरकारी जॉब पाना जो है कि एक बहुत बड़ी बात होती है, और आप लोग में वह हिम्मत है कि थोड़ा सा चीजों लगा दीजिए, सरकारी जॉब आपके पास आ जाएगी, आप टेंशन नहीं लीजिए। उसके बाद ऐसा होली हम लोग जिंदगी भर मनाते रहेंगे। तो चलिए हम लोग जो है कि थोड़ा साइंस का ले लेते हैं 10 क्वेश्चन, उसके बाद अपने सेशन को हम लोग समाप्त करेंगे। तो आज आप लोग बताइएगा साइंस में आप लोग को बताना है जो है कि प्रकाश संश्लेषण की दर जो सबसे अधिक होती है वह किस रंग में? लाल में। किसमें होती है? लाल में। आप लोग को बता दे प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस जो होता है वह आपके सूर्य की उपस्थिति में होता है, या सिर्फ सूर्य की उपस्थिति में ही नहीं, इसमें विभिन्न प्रकार के जो है कि उसमें तत्व शामिल होते हैं। जैसे आप लोग को पता है कि CO2 गैस का नाम सुनेंगे, जहां से क्वेश्चन उठता है वही चीज बता रहे हैं। आप लोग को पता है प्रकाश संश्लेषण में सबसे पहले सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होगी, उसके बाद उसमें CO2 गैस जाएगा। कौन सी जाएगा? CO2 गैस जाएगा, क्योंकि CO2 ही टूट के उधर आपको जो है कि कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज वगैरह आपको अंतिम रूप से देने का काम करेगा, और उसमें से आपको जो है कि जल की भी प्राप्ति होगी। किसकी प्राप्ति होगी? और प्रकाश संश्लेषण में जो जल जो बाहर निकलता है या ऑक्सीजन जो बाहर निकलता है वह आपका जल से बाहर निकलता है। किससे बाहर निकलता है? क्योंकि जल जो बना हुआ है, जल का सूत्र होता है H2O। क्या सूत्र होता है? H2O। और H2O में आपका ऑक्सीजन भी छुपा हुआ है। इसका मतलब प्रकाश संश्लेषण में जो आपको जल की प्राप्ति होती है, जो बाहर होती है, या ऑक्सीजन जो बाहर होती है वह जल से बाहर होती है। किससे बाहर होती है? और प्रकाश संश्लेषण जो बाहर होती है या फिर प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया होती है, इसका वैज्ञानिक जो खोज किया था, या किस वैज्ञानिक ने प्रकाश संश्लेषण का खोज किया था, उस वैज्ञानिक का नाम बताते हैं मेल्विन केल्विन नाम के वैज्ञानिक ने प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया की खोज करने का काम किया था। जैसे आप लोग याद करते होंगे कार्य का जो है कि मात्रक होता है जूल, शक्ति का मात्रक होता है वाट, और उसी तरह समय का मात्रक होता है सेकेंड। तो उसी तरह में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया किस दर से हो रही है पौधों में, क्योंकि अगर जिस वृक्ष में अगर पत्ती कम रहता है, उसमें अगर पत्ता कम रहता है तो उसमें प्रकाश संश्लेषण का जो है कि कम अभिक्रिया होता है। क्योंकि आप लोग बचपन से ही पढ़ते होंगे कि आपका जो है कि प्रकाश संश्लेषण जो होता है वह पेड़ पौधे के पत्ती में होता है। किसमें होता है? पत्ती में होता है। और आप लोग अगर जिस भी वृक्ष में अगर पत्ती नहीं रहेगा सही से, तो वह वृक्ष अच्छा से डेवलप नहीं हो पाता है। तो आप लोग को बता दे कि उसका भी मापने वाला एक इकाई आता है जिसका नाम है क्वांटोसोम। क्या नाम है? क्वांटोसोम। प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्वांटोसोम होती है। क्या होती है? क्वांटोसोम होती है। तो याद रखना है प्रकाश संश्लेषण का जो खोजकर्ता था वो आपका मेल्विन केल्विन है, और प्रकाश संश्लेषण की जो इकाई होती है क्वांटोसोम होती है, और प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक लाल रंग में होती है। किसमें होती है? लाल रंग में होती है। याद रखने का प्रयास कीजिएगा। चलिए हम लोग जब कि अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, अगला क्वेश्चन आप लोग बताइए कि पादप हार्मोन, कौन सा पादप हार्मोन जो है एक प्रकार के पौधे में वृद्धिरोधक हार्मोन के रूप में काम करता है? आप लोग को समझाते हैं। जैसे हमारा एक शरीर है, हम एक जीवित प्राणी है, क्योंकि इसमें विभिन्न प्रकार के इसमें पोषक तत्व पाए जाते हैं, विभिन्न प्रकार के इसमें ब्लड ग्रुप पाए जाते हैं, और विभिन्न प्रकार के संरचना से हमारा शरीर एक निर्मित है, और जो है कि एक प्रकार के सजीव के रूप में है। जैसे आप लोग बचपन में पढ़े होंगे सजीव और निर्जीव, यानी कि वैसे चीज आप लोग परिभाषा याद करते होंगे, वैसे चीज या वैसे वस्तु जो प्रजनन करते हैं। क्या करते हैं? प्रजनन करते हैं। ये जिसमें गति करने का शक्ति हो, यानी गति का मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाने का उसको जो है उसमें जो है कि शक्ति हो, तो वो जो है कि आपका वो क्या सजीव कहलाता है। क्या कहलाता है? सजीव। और ऐसा काम अगर जो वस्तु नहीं कर पाता उसको निर्जीव में रखते हैं। तो उसी प्रकार से जैसे हम लोग सजीव आते हैं, उसी प्रकार से आप लोग बचपन में पेड़ पौधे को भी सजीव में जो है कि उसमें रखते होंगे, क्योंकि जैसे हमारा शरीर जो है कि सजीव है, इसमें विभिन्न प्रकार के एंजाइम होते हैं, विभिन्न प्रकार के उसमें जो है कि आपके हार्मोन पाए जाते हैं। जैसे आप लोग को पता होगा कि हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के हार्मोन रहते हैं, उसी प्रकार से पेड़ पौधे में भी विभिन्न प्रकार के हार्मोन पाए जाते हैं। तो उसी हार्मोन पाए जाने में एक हार्मोन है एब्सिसिक हार्मोन। कौन सा हार्मोन? जैसे पेड़ पौधा
पेड़ पौधा को हम लोग पादप कहते हैं, याद रखिएगा। बहुत सारे छात्र कंफ्यूज हो जाते हैं कि पादप क्या होता है, तो आप लोग को बता दें पादप जो होता है वह पेड़ पौधा होता है, और पेड़ पौधे में भी विभिन्न प्रकार के जो है कि हार्मोन पाए जाते हैं, उनको लंबा होने के लिए, उनमें फल खिलने के लिए, उसका पत्ता जो है कि बड़ा बड़ा हो या फास्ट जो है कि वृद्धि हो, तो उसी प्रकार से विभिन्न प्रकार के जो है कि हार्मोन पेड़ पौधे में पाए जाते हैं। और उसी पादप हार्मोन में से एक पादप हार्मोन का नाम है एब्सिसिक हार्मोन। कौन सा हार्मोन? एब्सिसिक हार्मोन के कारण ही पेड़ पौधे की गति की लंबाई रुक जाती है। क्या होती है? रुक जाती है। देखिएगा कि आपका जो है कि बहुत पौधा क्या होता है कि बहुत लंबा हो जाता है, बहुत जो है कि आधे रास्ता में जाके जो है कि वह जो है कि नहीं ज्यादा बढ़ पाता है। इसका मतलब पौधे में वृद्धि रोधक हार्मोन के रूप में एब्सिसिक हार्मोन प्रयोग करते हैं। कौन सा हार्मोन? एब्सिसिक हार्मोन का प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर आपसे पूछे कि अगर वो जो लंबा हुआ है वो लंबा कौन हार्मोन से हुआ है, तो वो जिबरेलिन हार्मोन से हुआ है। कौन हार्मोन से? जिबरेलिन हार्मोन से। उसी प्रकार से पेड़ पौधे में एक और हार्मोन पाया जाता है, इसका नाम है ट्रोमेटिन हार्मोन। कौन हार्मोन? ट्रोमेटिन हार्मोन। जैसे आप लोग को पता है, अगर हम लोग का शरीर अगर थोड़ा सा स्क्रैच हो जाता है या थोड़ा सा फट जाता है या कट जाता है, तो वहां पर देखते हैं 2 दिन के बाद एक पपड़ी ऐसे करके उस पर चढ़ जाता है। यानी कि कुछ हार्मोन होने के कारण जो है कि वह जो है कि उसको घाव को सही कर रहा है कि नहीं सही कर रहा है। धीरे धीरे उसमें पपड़ी बैठता है, फिर ऐसे करके साफ कर देता है, फिर वो प्लेन हो जाता है। होता है कि नहीं होता है? उसी प्रकार से जैसे हमारे शरीर में उसका जो घाव का जो सही करने का काम है ना, वह आपका लसिका का काम है। किसका काम है? लसिका नाम का एक हार्मोन पाया जाता है, वही जो है कि घाव को ठीक करने में कामयाब आता है। यह आप लोग को पता होगा विटामिन सी। विटामिन सी का नाम सुने होंगे। विटामिन सी खट्टा फल में पाया जाता है। अगर आप अंगूर खाते हैं या फिर आप जो है कि आंवला वगैरह खाते हैं, सबसे उपयुक्त है आंवला। आंवला अगर यूज करते हैं, आपको विटामिन सी शरीर में बहुत अधिक मात्रा में रहेगा। तो जैसे आप लोग को मूत्र आप लोग जो कि विसर्जन करते होंगे, अगर पेशाब करते होंगे, तो पेशाब नहीं था, बच्चों में बोला जाता था कि जो है कि अगर कहीं पर कट जाता है तो जो है कि वहां पर जाके पेशाब कर देना है उस पे, मतलब जहां पर मान लीजिए मेरा पैर कट गया है तो उस पे हम लोग पेशाब कर देते थे, तो बहुत फास्ट छूट जाता है। छूटता है नहीं छूटता है? यानी कि कटा उटा स्थान पे अगर आप पेशाब कर देते हैं तो जो है कि आपका आराम से घाव छूट जाता है 1-2 दिन में बिना कोई दवाई का। तो उसी प्रकार से क्योंकि उसमें विटामिन सी की अधिकता होती है, हमारे मूत्र में विटामिन सी की मात्रा होती है, और विटामिन सी जो है कि घाव भरने में बहुत ज्यादा सहायता होता है। घाव भरने में बहुत ज्यादा सहायता होता है। उसी प्रकार से हम तो समझ लिया कि मेरे शरीर में घाव हुआ तो मेरा छूट गया जो है कि विटामिन सी से या लसिका से तो छूट गया। लेकिन अगर पेड़ पौधे में जाके आप अगर कोई गाछ वृक्ष या पेड़ पौधे में जाकर आप थोड़ा सा उसको छील देते होंगे, साइड से बैठे बैठे छील देते होंगे, तो क्या उनको दर्द नहीं होता है? वो भी सजीव में है, उनको भी दर्द होता है, लेकिन वो बोलने वाला प्राणी नहीं है, इसलिए वो बोल नहीं पाता है। तो उसी प्रकार से देखते हैं जब उसको छील देते होंगे और जब दूसरे दिन जाते हैं उसको देखने के लिए, देखते हैं उस पर काला 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 उस पर परत चढ़ जाता है। चढ़ता नहीं चढ़ता है? इसका मतलब है कि उस पे भी हमारे शरीर की तरह उस पे भी जो है कि वो परत बन रहा है धीरे धीरे, और वो भी धीरे धीरे छूट जाता है। छूटता नहीं छूटता है? तो इसका मतलब यह है कि उसमें भी हार्मोन जो है कि पाया जाता है, उस हार्मोन का नाम है ट्रोमेटिन हार्मोन। क्या नाम है? यानी आप बताइए कि उसके पास तो कोई डॉक्टर सही करने के लिए नहीं गया, उसमें जो हार्मोन पाया जा रहा है ट्रोमेटिन हार्मोन, वही जो है कि उसको अपने आप में ठीक कर रहा है। तो इसका मतलब है अगर क्वेश्चन पूछेगा कि पौधों में पाए जाने वाले किस हार्मोन को डॉक्टर हार्मोन के नाम से जानते हैं, तो बताइएगा ट्रोमेटिन हार्मोन। क्या बताइएगा? ट्रोमेटिन हार्मोन। और उसी प्रकार से एक और हार्मोन बताते हैं एथिलीन हार्मोन। पेड़ पौधे में एक एथिलीन हार्मोन पाया जाता है। मान लीजिए जैसे आप आम का पेड़ है, आम उसमें फला, उसके बाद पक गया आम, अगर अपने से आम पक के गिर रहा है और हम लोग जिसको कहते हैं कि पेड़ का ही पका हुआ आम है, स्वाद में बहुत मस्त लग रहा है, टपका आम है, तो उसी प्रकार से याद रखिएगा पेड़ पौधे में एथिलीन हार्मोन के होने के कारण ही फल पकते हैं। क्या होते हैं? अगर क्वेश्चन पूछेगा कि पेड़ पौधे में जो फल पकते हैं कौन से हार्मोन के कारण, तो एथिलीन। किसके कारण? लेकिन क्या होता है कि बहुत सारा आदमी आम पेड़ में नहीं पका के वो तोड़ के घर में पकाता है, आम जो है कि गैस डाल के पकाता है, नहीं पकाता है? इसका मतलब है कि याद रखिएगा अगर हम उसको कृत्रिम रूप से पका रहे हैं, घर में तोड़ के 2 दिन रख के उसको हम पका के खाएंगे, तो याद रखिएगा कि अगर हम कृत्रिम ढंग से उसको पका रहे हैं, घर में रख के पका रहे हैं, तो क्या उसमें एथिलीन हार्मोन तो नहीं जा पाएगा, क्योंकि पेड़ में रहता लगा हुआ तो भले पक जाता 2-4-10 दिन में, भले लेट लगता आराम से खाते। लेकिन हमको है कि कोई लेट भाग नहीं जाए मेरा पेड़ से तोड़ के, तो हम उसको घरे में जो है कि रख के खाएंगे आराम से जो है कि, तो इसका मतलब
मतलब याद रखिएगा उसमें जो है कि एसिटिलीन हार्मोन यूज करते हैं। क्या हार्मोन? एसिटिलीन गैस का यूज करते हैं फल को कृत्रिम रंग से। लेकिन प्राकृतिक रूप से अगर हम पेड़ में ही पका हुआ खाते, मस्ती दूध गिरता खाते चलते हैं तो उसको एथिलीन गैस का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? एथिलीन का। याद रखने का प्रयास कीजिएगा। और एक लास्ट आपको हार्मोन बता देते हैं पेड़ पौधे में। एक हार्मोन का नाम है जिसका नाम है ऑक्सिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन? ऑक्सिन हार्मोन। जैसे देखते होंगे कि जैसे सुबह सुबह सूर्य जो है कि पूरब के दिशा से उगता है, तो उसी प्रकार से देखते होंगे कि जैसे जो कि जैसे पेड़ पौधा का पत्ती होता है वो सूर्य की तरफ ऐसे करके खड़ा हो जाता है, ऐसे करके। तो इसका मतलब है कि वो उसके पत्ती जो सीधा हो गया वो सूर्य का रोशनी डायरेक्ट अब इस पे पड़ने लगेगा, यानी कि उसमें एक हार्मोन पाया जाता है इसका नाम है ऑक्सिन हार्मोन। ऑक्सिन हार्मोन के कारण ही पेड़ पौधों की पत्तियां जो झुकती है वो सूर्य की ओर झुकती है। किसकी ओर झुकती है? सूर्य की ओर झुकती है। और तब जाके जब सूर्य का रोशनी आराम से उस पर पड़ेगा तब जो है कि उस पर प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया शुरू हो जाएगा और जो है कि पेड़ पौधे जो है कि आराम से फल वगैरह या आराम से जो है कि अपना स्वास्थ्य के लिए जो है कि अपना आगे का काम करेगी। तो चलिए आज हम अपने सेशन को यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। तो आज जो है कि लगभग यह जितना भी समय का वीडियो बना होगा आप लोग रिवीजन के तौर पर लीजिए। इसमें आपको ज्यादा हम कंटेंट नया नया देने का प्रयास नहीं किया है, सिर्फ आपको हम जो है कि एक रिवीजन के तौर पर आप लोगों के बीच यह वीडियो लाए, क्योंकि हम वीडियो लाने के संबंध में नहीं थे, क्योंकि अभी सब जो है कि आप त्योहार में या होली में अभी ज्यादा बिजी रह रहे होंगे। लेकिन आप लोग अपने इस वीडियो को रिवीजन के तौर पर आप देखिएगा, आपको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। और आप लोग को जब वीडियो की प्राप्ति नहीं हो रहा था तो आप लोग पीछे का भी वीडियो, लगभग 150 वीडियो हो गया है मेरे चैनल पे, तो आप लोग पीछे का भी रिवीजन कर सकते हैं। तो आप लोग आराम से होली को मनाइए और वैसा अभी भी बता रहे हैं वैसा कोई गलत कदम नहीं उठाइएगा जिससे कि समाज जो है कि आपको कुछ हाई भावना से देखे और आप नजर में आ जाए। आप लोग आराम से जो है कि अपने होली को मनाइए और अपने घर परिवार के साथ आप लोग होली को मनाइए और इसी तरह से आप लोग पुनः अपने पढ़ाई में लग जाइएगा। और यह टारगेट रखिएगा, यह कसम खाइएगा कि अगला बार जब होली आएगा तो उस बार मेरा अलग पहचान रहेगा और एक समाज में अलग जो है कि हम लोग अलग नजरिए से देखे जाएंगे। बस यही एक चीज हो सकता है, तभी संभव हो सकता है जब आप एक साल जी जान लगा के पढ़िए, क्योंकि एक साल के अंदर खूब सारा ऐसा वैकेंसी आने वाला है जहां पर कि आप अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग अपने सेशन को यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। आप लोग जो है कि आराम से होली मनाइएगा। जय हिंद, जय भारत। और आप लोग को अंततः हम बता रहे हैं हैप्पी होली। आप लोग अच्छे से होली को मनाइएगा।